अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CHH फोरम। दरख्त से सेब गिरने की स्टोरी ऑलमोस्ट सभी लोगों ने सुनी होगी कि जी दरख्त से सेब गिरा, न्यूटन ने ऑब्जर्व कर लिया कि जी ज़मीन के अंदर ग्रेविटी पाई जाती है। आज की वीडियो का आगाज़ मैं ऐसी एक और स्टोरी से करूँगा जो कि एक जियोलॉजिस्ट एंडरीजा मोहिविचिक की है, जिन्होंने 1909 में ये ऑब्ज़र्व किया कि ज़मीन के अंदर से जो सीज़मिक वेव्स बाहर आती हैं उनकी मूवमेंट बाहर आने के बाद स्लो होती है एज़ कम्पेयर टू देयर इंटरनल मूवमेंट। और जो लोग साइंस से वाबस्ता हैं उनको पता होगा कि जब भी वेव्स जो हैं वो हायर डेंस मीडियम से लोअर डेंस मीडियम में आती हैं तो उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो इससे जो है वो जियोलॉजिस्ट ने ऑब्ज़र्व किया कि जी कंक्लूड किया कि जी ज़मीन के अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं जिसकी वजह से जो है वो ज़मीन की जो वेव्स हैं जो मूव कर रही हैं उसके अंदर वो डिफरेंट स्पीड से मूव कर रही हैं। इस बेसिस के ऊपर ज़मीन की लेयर्स की डिस्कवरी होना शुरू हुई और आज जो है वो हमारे पास अर्थ की पूरी कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अर्थ जो है वो कितनी लेयर्स पर कंसिस्ट करती है, साथ ही साथ सीज़मिक वेव्स क्या होती हैं, अर्थक्वेक किस तरह से आता है और बहुत कुछ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम अर्थ को, उसके स्ट्रक्चर को डिवाइड करें तो उसको दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक मैकेनिकली और दूसरा केमिकली। यानी कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी कर रही हैं लेयर्स की और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से वेरी कर रही हैं। अगर हम अर्थ को जो है वो ऑब्ज़र्व करें, ये ज़मीन को मैंने ले लिया और ये इसका एक छोटा सा पार्ट जो है उसको मैंने थोड़ा जूम करके दिखा दिया। तो सबसे ऊपर इसके जो है वो आपका क्रस्ट होता है, उसके अंदर मेंटल होता है, केमिकली डिवाइड करें हम पहले, एंड देन उसके अंदर हमारा कोर होता है। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट की जो थिकनेस है वो जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनके अंदर जो है वो 40 to 70 किलोमीटर ऑब्जर्व की जाती है डेप्थ में, और जो ओशियानिक जो आपकी क्रस्ट है उसकी जो डेप्थ है वो 5 से 10 किलोमीटर ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है। और ये जो आपका जो लेयर है, क्रस्ट जो लेयर है, जो सबसे ऊपर की लेयर है जो जिस पे हम रहते हैं, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट हैं वो हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट के। ठीक है। अच्छा, और एक और अहम चीज़ कि ये जो आपकी क्रस्ट है ये बेसिकली 3 तरह के रॉक्स पे डिपेंड करती है। और ये जो रॉक्स हैं आपके इग्नीशियस हो गया, सेडिमेंट्री हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया। इग्नीशियस आपके जो है वो मैग्मा जब कूल डाउन होता है तो उससे बनते हैं रॉक्स। खैर ये मैं जो आपका रॉक और मिनरल का चैप्टर है उसमें डिटेल में बताऊंगा कि इन मिनरल्स में क्या फ़र्क होता है, इन रॉक्स में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी। अच्छा, ये आपकी क्रस्ट हो गई। क्रस्ट के बाद जो है आपकी एक होती है लेयर जो कि आपकी मोहिविचिक डिसकंटिन्यूटी लेयर कहलाती है। ये वो लेयर होती है जहाँ पे जो है वो आपकी जो सीज़मिक वेव्स हैं वो अपनी स्पीड चेंज करती हैं। ठीक है। इसलिए इसको मोहिविचिक डिसकंटिन्यूटी भी कहते हैं। ठीक है। यानी कि ये क्रस्ट को मेंटल से सेपरेट करती हैं। ठीक है। इसके बाद की जो है यहाँ से आपका मेंटल शुरू हो जाता है और 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल रहता है। इसके अंदर जो मेजर आपके कंपोनेंट है वो है फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है। अगर हम इसको जो है फर्दर डिवाइड करें, क्योंकि जो आपकी मेंटल है ये भी फर्दर 3 लेयर्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई है। तो द फर्स्ट वन इज़ अपर मेंटल लेयर। अपर मेंटल लेयर के अंदर आपके फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट्स होते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ ये लेयर अपने अंदर एक एस्थेनोस्फेयर जो है वो लेयर रखती है। ये एस्थेनोस्फेयर क्या होता है कि जी एक प्लास्टिक टाइप का मटेरियल आप इसको कह सकते हैं, मोल्टन सॉलिड भी कह सकते हैं। ये एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल का ही पार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, एस्थेनोस्फेयर के बाद आपका ट्रांजिशन जोन शुरू हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजिशन जोन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो आपके ऊपर के जो आपके जो कह लें कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो आपके मिनरल्स हैं या जो रॉक्स हैं, ठीक है, सॉरी, जो आपके मिनरल्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन फेज़ कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे उनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी चेंज होने लगती है। क्यों चेंज होने लगती है? क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, प्रेशर भी ज़्यादा है। लेकिन उसके बाद जो है ये आपकी आ जाती है लोअर ट्रांजिशन फेज़, सॉरी लोअर मेंटल। लोअर मेंटल में भी मैग्नीशियम सिलिकॉन और आपका जो है सिलिकेट और आपका आयरन, ये मेजर कंपोनेंट हैं। ठीक है।
ये आपका मेंटल हो गया जो कि 2900 किलोमीटर तक आपका है। उसके बाद आपका शुरू हो जाता है कोर। कोर जो है वो भी फर्दर जो है वो दो लेयर्स में क्लासिफाई है। अपर लेयर आउटर कोर कहते हैं उसको, इनर कोर कहते हैं लोअर लेयर को। आउटर कोर जो है उसका 2300 किलोमीटर तक जाती है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। और अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें, मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स की बात करें, तो वो है निकल आयरन एलॉय। उसके बाद आपके सॉलिड हैं। सॉलिड में आपके जो है वो जो सॉलिड कोर है, इनर कोर, उसमें आपका आयरन है ज़्यादातर, मेजर कंट्रीब्यूट होता है उसका। तो ये आपने केमिकली जो है वो पूरी अर्थ की लेयर्स को डिस्कस कर लिया कि जी कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप मैकेनिकली भी इसको देख लो। मैकेनिकली जब हम बात करते हैं तो इसकी डिवीज़न जो है वो लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मीसोस्फेयर और फिर कोर, इस तरह इसको मैकेनिकली क्लासिफाई किया जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एस्थेनोस्फेयर आपकी जो है वो ये वाली लेयर है, ठीक है, यानी कि अपर मेंटल के अंदर एक लेयर है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी कि क्रस्ट, मोहोवी चिक लेयर और आपकी जो है वो अपर मेंटल का कुछ पार्ट, ये आपका लिथोस्फेयर कहलाता है, ठीक है। लिथोस्फेयर यहाँ बता देता हूँ मैं। लिथोस्फेयर के बाद आपका एस्थेनोस्फेयर है जो कि आपका जो विस्कस लेयर जिसको आप कहते हैं। देन आपका मीसोस्फेयर है, यानी कि उसके नीचे जो भी आपका ट्रांजिशन जोन है और आपका लोअर मेंटल है वो आपका मीसोस्फेयर कहलाता है। और फिर आपका कोर आ जाता है। तो ये आपने इसको मैकेनिकली डिवाइड कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये कि मैंने आपको बताया था लिथोस्फेयर आपका क्रस्ट होता है, उसके साथ आपका जो है वो मोहोवी चिक लेयर होती है, डिस्कंटिन्यूटी लेयर, और उसके साथ आपका जो है वो अपर पार्ट होता है अपर मेंटल का। तो ये तीनों चीज़ें मिल के बनाती हैं आपका लिथोस्फेयर। और ये लिथोस्फेयर जो है वो डिफरेंट प्लेट्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। इसके अंदर डिफरेंट प्लेट्स होती हैं जिस पे ये मुश्तमिल होता है। और ये डिफरेंट प्लेट्स जो हैं ये इनकी लेंथ वेरी करती है। कुछ प्लेट्स बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, जिनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो इसको आप इस तरह से समझ लें कि जो अर्थ का अपर मोस्ट पार्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। उसमें टेक्टोनिक प्लेट्स पाई जाती हैं। इन टेक्टोनिक प्लेट्स की, क्योंकि मैंने बोला लेंथ वेरी करती है, तो जहाँ पे ये प्लेट्स एक दूसरे से मिलती हैं, ये बाउंड्रीज़ जो हैं ये बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं वॉल्केनोज़ में और सारी चीज़ों में। ये मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो बाउंड्रीज़ हैं इनको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ तीन टाइप की हैं। या तो ये प्लेट्स एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगी या कन्वर्ज करेंगी, या फिर ये साइड बाय साइड मूव करेंगी पैरेलली, ठीक है। ये तीन मूवमेंट हो सकती हैं इन प्लेट्स के अंदर, ठीक है। और ये रिलेटिवली एक दूसरे के रिलेटिवली जो है वो मूव भी करती हैं। तो अब हम देखते हैं, अच्छा समझ यहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि यहाँ पे ये जो मेंटल है अंदर, जिसको हम जो है वो जो लिथोस्फेयर के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको मीसोस्फेयर कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है यहाँ पे आपके आइसोटॉप्स होते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स। उनके ब्रेक डाउन की वजह से हीट जो है वो निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो जाती है। और जब हीट प्रोड्यूस होती है तो ये बिल्कुल इसी तरह का फिनोमेना है जैसे आप जो है वो किसी बकेट के अंदर जो है वो पानी गर्म कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हॉट मटेरियल होता है वो जब हॉट होता है तो वो अपने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को थोड़ा दूर जो है वो रिपेल करता है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सपेंड होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर मूव कर जाते हैं। और जो ठंडा मटेरियल होता है वो नीचे आ जाता है। तो जो हॉट बॉडी होती है वो बेसिकली यहाँ से अगर हीट मिल रही है तो वो ऊपर मूव करेगी, और कोल्ड बॉडी जो है वो नीचे आती जाएगी, क्योंकि यह यहाँ जाके बाद में जो है अपनी हीट ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है, और यहाँ से वापस आ जाएंगे। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो पानी उबालते हुए कभी आप देखिएगा बबल्स को, इसी तरह की मूवमेंट आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। जो आपके यहाँ पे मटेरियल है ये हॉट बॉडी ऊपर मूव करेगी, कोल्ड बॉडी नीचे। तो क्या होगा कि यहाँ से ये सारा का सारा स्ट्रेस जाके यहाँ पे रिलीज़ होगा, ये सारा स्ट्रेस ट्रांसफ़र होगा इसके टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर। और इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स पे जब स्ट्रेस रिलीज़ होगा तो इनमें मूवमेंट्स होंगी, उन मूवमेंट्स की वजह से जो है वो आपका अर्थक्वेक आते हैं। तो बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स होती हैं जो अर्थक्वेक जो है आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये हो गया आपका टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट। अब हम ज़रा इनकी बाउंड्रीज़ की बात कर लेते हैं कि जी बाउंड्रीज़ किस किस तरह से होती हैं और फिर उनके क्या
अच्छा जी, टेक्टोनिक प्लेट्स की जो मूवमेंट है उनको समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इन मूवमेंट की वजह से आपके वॉल्केनोज जो हैं वो स्पिल आउट होते हैं, आपकी माउंटेन रेंजेस डेवलप होती हैं, साथ ही साथ आपके अर्थक्वेक जो है वो उसमें भी एक बड़ा रोल होता है टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट का। तो चलते हैं इन प्लेट्स की बाउंड्रीज़ का जिक्र करते हैं कि जी कितनी टाइप की बाउंड्रीज़ होती हैं। तो 3 टाइप की बाउंड्रीज़ होती हैं। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ होती हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज़ होती हैं और आपकी ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज़ होती हैं। एक एक करके जिक्र करते हैं इनका। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज़ में क्या होता है आपका, ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं और ये आके कोलाइड कर रहे हैं। जब ये कोलाइड करेंगी तो ऐसी सूरत में यहाँ पे रिज क्रिएट हो जाता है और जब ये मोस्टली जो इस तरह की बाउंड्रीज होती हैं वो ओशियंस के अंदर जो है वो पाई जाती हैं। तो ऐसी सूरत में हम मिड ओशियन रिज कहते हैं इनको, और इन्हीं के थ्रू जो है ये जो रिज होते हैं आपका मैग्मा बाहर आता है। ये मैग्मा क्या होता है, आपका लावा जो होता है, ठीक है, और ये बेसिकली एस्थेनोस्फेयर से निकलता है। मैंने एस्थेनोस्फेयर का बताया था कि ये आपका मोल्टन पार्ट है, यानी कि मोल्टन सॉलिड, आप इसको प्लास्टिक टाइप भी समझ सकते हैं, और यही बाहर आता है मैग्मा की सूरत में, ठीक है। और अगर यही जो आपकी डाइवर्जेंट प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल बेसन में बन रही हो, ठीक है, या खुश्की में बन रही हो, तो वहाँ पे हम इनको कहते हैं रिफ्ट वैली। जैसे आपकी रिफ्ट वैली है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के नाम से है। तो इस तरह की वैलीज़ पर जो है वो उनकी फॉर्मेशन होती है। और इस तरह की बेसिकली जो आपके बाउंड्रीज़ होती हैं इनको हम कंस्ट्रक्टिव नेचर की कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस सूरत में जो है वो आपका मैटर जो है वो ऐड हो रहा होता है आपके क्रस्ट पे। द सेकेंड वन इज़ कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज़ 3 तरह की होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ ओशियानिक कॉन्टिनेंटल। ओशियानिक कॉन्टिनेंटल को समझने के लिए मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे एक ओशियानिक आपका क्रस्ट है, यहाँ पे आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट जो होता है वो आपका हैवी होता है थोड़ा, और जब हैवी होगा और जब ये प्लेट्स कोलाइड करेंगी तो ये ओशियानिक क्रस्ट जो है वो यहाँ पे बेंड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस बेंड होने को हम सबडक्शन कहते हैं, ठीक है, और ये आपका सबडक्शन जोन क्रिएट हो जाता है। अच्छा, जब ये सबडक्शन होगी तो इसके मार्जिन के ऊपर यहाँ पे जो है वो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि सीज़मिक वेव्स क्रिएट होंगी फिर, ठीक है। तो ये मूवमेंट की वजह से जो यहाँ पे शेकिंग होती है उसकी वजह से अर्थक्वेक आते हैं, और वो इतनी इंटेंस नौयत के होते हैं कि ज़मीन के नीचे 600 किलोमीटर तक उसको ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। साथ ही साथ जो आपके यहाँ से आपका मैग्मा है वो भी स्पिल आउट होता है, ठीक है, सबडक्शन जोन के पास से ही, ठीक है। और इस सूरत में आपके वॉल्केनिक आर्क जो है वो बन जाते हैं। फिर आपकी सेकंड वन जो है वो है आपका ओशियानिक में ये होता है कि दोनों क्रस्ट ओशियानिक है, यहाँ पे भी सबडक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपके आपके आइलैंड आर्क्स बनते हैं, ठीक है। और एक आपका एक जो भी क्रस्ट होता है ओशियानिक वो जो है वो सबडक्ट हो जाता है, सबडक्शन जोन, और यहाँ से आपका मैग्मा जो है स्पिल आउट हो जाता है। आइलैंड आर्क जो है इसकी सूरत में बन जाते हैं। फिर आप जो है वो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की बात करें तो यहाँ पे दोनों कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हैं। यहाँ पे क्या होगा, सबडक्शन बहुत माइनर होती है, यहाँ पे अमलगमेट हो जाता है आपका क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, जिसकी सूरत में आपके जो है माउंटेन रेंजेस बनती हैं। जैसे आपकी हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो उसको जो कहा जाता है सबसे जो है वो अभी लेटेस्ट आपकी जो माउंटेन रेंज है वो भी आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वजह से वजूद में आई। फिर आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि दोनों बॉडीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, दोनों प्लेट की बाउंड्रीज जो हैं वो आपस में स्लिप आउट कर रही हैं, ठीक है। और इस स्लिपेज को हम जो है बेसिकली इसकी वजह से हमारा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और क्योंकि स्लिप हो रहा है, किसी किस्म का मैटर जो है वो ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हम इसको कंजर्वेटिव नेचर का भी कह सकते हैं। तो ये आपकी ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज हो गई, ठीक है। अच्छा, आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से लाइक एंड शेयर करते रहिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।